हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज के थ्रू हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मैंने आप लोगों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एकदम स्टार्टिंग से कवर कराई है। अगर आप लोगों ने उन लेसन्स को अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखे हैं सभी लेसन्स के। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसीलिए मैंने आप लोगों का 70% सिलेबस अब तक कवर करा दिया है और हम पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करने जा रहे हैं इस कोर्स के थ्रू। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को यहाँ से वैल्यू एडेड कंटेंट मिलता रहेगा जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार मेरे बारे में देख लीजिए। मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर की पोस्ट पर हुआ है यूपीपीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में। मैं एक ऑनलाइन कंटेंट राइटर एंड डेवलपर भी हूँ। मैं एडुकेटर भी हूँ अनअकैडमी पर। उसके अलावा मैंने कई एग्जामिनेशंस क्लियर कर लिए हैं। मेरा मोटिव यही रहता है कि आप लोग मेरे एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सकें और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप लोगों को वैल्यू एडिड कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही प्रोवाइड करा दिया है। टेलीग्राम चैनल पर हम जो भी कंटेंट पोस्ट करते हैं उसकी पीडीएफ भी पोस्ट करते हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हमारे 1919 में आए थे। इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हुई जो हमारे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लाए गए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड became Viceroy of India on 4th April 1916। 4 अप्रैल 1916 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वाइसरॉय बने। अगले ही साल 17 जुलाई 1917 को एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू वॉज मेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो हमारे मॉन्टेग्यू थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेड होते थे इंडियन काउंसिल के, जो कि इंडिया से रिलेटेड अफेयर्स को मैनेज करते थे। दिस वॉज द एरा ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। इस टाइम पर वर्ल्ड वॉर वन भी चल रही थी और हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में क्या हुआ, जो रिवॉल्यूशनरीज हैं, रिवॉल्यूशनरीज आइडियाज बढ़ते जा रहे थे और ऐसे लोग जो कि रिवॉल्यूशनरी थे, उनका पार्टिसिपेशन था रिवॉल्यूशनरी आइडियाज में, वो भी बढ़ते जा रहे थे। हमारे मॉन्टेग्यू जो एसओएस बने थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे, उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया था। अब उस डिक्लेरेशन में क्या क्या चीज़ें थी। इन अगस्त 1917 मॉन्टेग्यू इन्फॉर्म द हाउस ऑफ कॉमन्स। अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स को, जो ब्रिटेन में था हाउस ऑफ कॉमन्स, उनको ये इंफॉर्मेशन दे दी थी कि आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या रहने वाली हैं इंडिया को लेकर। ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज टूवर्ड्स इंडिया, जो पॉलिसीज थी वो इस तरीके से थी। इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। इंडियंस का पार्टिसिपेशन, एसोसिएशन बढ़ाया जाएगा गवर्नमेंट के हर कामकाज में। गवर्नमेंट की हर ब्रांच में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा। और फाइनली जो उन्हें अचीव करना था वो क्या था, ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में धीरे धीरे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करनी होगी एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एम्पायर, जो कि ब्रिटिश एम्पायर का ही पार्ट रहेगा। पहले जो की फ्रेज यूज किया जाता था अल्टीमेट सेल्फ गवर्नमेंट का, उसे हटा दिया गया था और उसकी जगह एक नया की फ्रेज यूज किया गया था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाला। ये हमने अभी डिस्कस किया था। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाला की फ्रेज यूज किया जाने लगा था, अल्टीमेट सेल्फ गवर्नमेंट वाला की फ्रेज हटा दिया गया था। तो इसका ये मतलब हुआ था, पहली बार जो रूलर्स थे वो पब्लिक को आंसरेबल थे। मतलब जो रूलर्स हैं, जो रूल कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, उनकी जो पॉलिसीज थी,
जो भी वो डिसीजंस लेते थे, पहली बार उन्हें आंसरेबल बनाया गया था कि पब्लिक उनसे क्वेश्चंस पूछ सकती है उनकी पॉलिसीज के रिगार्डिंग, उन्हें जवाब देना होगा। जो मॉडरेट लीडर्स थे वो इस डिक्लेरेशन से काफ़ी खुश थे। उन्होंने इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया का दर्जा दिया था। मॉडरेट लीडर्स इस डिक्लेरेशन से काफ़ी खुश थे और इसे कहा था उन्होंने, इट इज़ द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। लेकिन जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो इससे खुश नहीं थे। उनकी जो डिमांड थी वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस थी, तो वो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता ही दी। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स खुश नहीं थे क्योंकि जो उनकी डिमांड थी वो थी टोटल इंडिपेंडेंस। द डेट वॉज 20 अगस्त 1917। जब ये डिक्लेरेशन आया था उस दिन जो हमारी डेट थी वो थी 20 अगस्त 1917। इसीलिए इस डिक्लेरेशन को अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। देखिए, इसके बाद आप लोगों को एक अगस्त ऑफर पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगस्त डिक्लेरेशन अलग है, अगस्त ऑफर आगे जाके अलग आएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अगस्त डिक्लेरेशन से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब देखिए, इंडिया में जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में, जो कि पास किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड चैम्सफोर्ड एंड मॉन्टेग्यू। लॉर्ड चैम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू की रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। टू इंट्रोड्यूस सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, और भारत में सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस किया जाए, शुरुआत की जाए, जो खुद को गवर्न करने, जहां पर खुद का रूल हो। दिस एक्ट कवर्ड 10 ईयर्स फ्रॉम 1990 टू 1929, और ये जो एक्ट है ये अगले 10 साल को कवर करेगा, 1919 से लेकर 1929 तक। अब हम देखते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था, इसके क्या क्या फीचर्स रहे थे। फीचर्स याद रखना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप लोगों को बैकग्राउंड के बारे में पता है। तो मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड में बताया था ब्रिटिशर्स के दो एम्स थे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हो, और दूसरा एम ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को एसोसिएट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाना गवर्नमेंट में। तो इन्हीं दो एम्स को ध्यान में रखते हुए इसके सभी फीचर्स लाए गए थे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में, उसके क्या क्या फीचर्स रहे थे डिस्कस करते हैं। देखिए, फीचर्स आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। एक बार बैकग्राउंड को रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट का यही एम था कि इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हो, और दूसरा एम था इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। इंडियंस का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट की हर ब्रांच में बढ़ाना। तो इन्हीं एम्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था। इसका पहला फीचर है प्रोविंशियल डायरकी। डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी प्रोविंशियल लेवल पर। आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरकी आई थी प्रोविंशियल लेवल पर। डायरकी किसे कहते हैं? एक डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। द एक्ट प्रोवाइडेड अ डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस एक्ट से एक डुअल गवर्नमेंट आई थी फॉर द मेजर प्रोविंसेस। जितने भी हमारे बड़े बड़े प्रोविंसेस थे उनमें एक डायरकी आ गई थी। इट रिलैक्स्ड कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग सब्जेक्ट्स। देखिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका कंट्रोल थोड़ा कम हो गया था प्रोविंसेस पर, सब्जेक्ट्स डिमार्केट कर दिए गए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा कम कर दिया गया था। कुछ आते हैं हमारे सेंट्रल सब्जेक्ट्स। सेंट्रल सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे थे। दूसरे आ जाते हैं प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स थे जो प्रोविंसेस को दे दिए गए थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लियरली, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा कम हुआ था
उन्होंने सेंट्रल सब्जेक्ट्स अपने पास रखे थे और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स प्रोविंसेस को दे दिए गए थे। अब देखते हैं प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर फर्दर डिवाइडेड। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी आगे डिवाइड कर दिया गया था दो कैटेगरीज में। हमारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, रिजर्व सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। देखिए रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन से सब्जेक्ट्स थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट जिन सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंट मानती थी उन्हें रिजर्व लिस्ट में रखा गया था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जिन सब्जेक्ट्स को उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानती थी, जिन पर उतना ध्यान नहीं देती थी, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया था, इसलिए उन्हें ट्रांसफर लिस्ट में रखा गया था। रिजर्व सब्जेक्ट्स एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। रिजर्व सब्जेक्ट्स किसके कंट्रोल में आते थे? गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कंट्रोल में आते थे। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता देती हूँ, पर्टिकुलर प्रोविंसेस के गवर्नर हुआ करते थे और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। हर प्रोविंसेस के अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे, साथ में एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। क्योंकि जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं वो अपने आप में इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हुआ करते थे, तो इसलिए इन्हें गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कंट्रोल में रखा गया था। रिजर्व लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं देखते हैं। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स थे जिन्हें ब्रिटिशर्स उतना ध्यान नहीं देते थे, लीस्ट इंपॉर्टेंट मानते थे, इसलिए उन्होंने इन सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर कर दिया था। एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर इन्हें कंट्रोल करता था, लेकिन किसकी मदद से? मिनिस्टर्स की मदद से। ये जो सब्जेक्ट्स थे मिनिस्टर्स को ट्रांसफर कर दिए गए थे। ये जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे। रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये मिनिस्टर्स हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से थे। अब देखिए जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें ब्रिटिशर्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे, उन पे वो ढंग से ध्यान भी नहीं देते थे, वो थे उनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, एग्रीकल्चर, सुपरविजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन। वो लोगों की हेल्थ एंड एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते थे। एग्रीकल्चर में भी कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं था, तो ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी गई थी जो मिनिस्टर्स थे उनको। दिस डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज नोन एज डायरकी। ये जो हमारा डुअल सिस्टम था गवर्नमेंट का, कि कुछ हमारे रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, कुछ हमारे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे, तो इसको हम क्या कहते थे? डायरकी कहते थे। दिस न्यू सिस्टम हाउएवर फेल्ड टू गेन पॉपुलर एक्सेप्टेंस। ये जो नया सिस्टम था लोगों को उतना पसंद नहीं आया था, लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। एंड द साइमन कमीशन रिकमेंडेड। आगे जाके देखिए हमारा एक साइमन कमीशन आएगा इसके बाद, तो जो हमारे साइमन कमीशन था उसने यह रिकमेंडेशन दी कि डायरकी शुड बी डन अवे, डायरकी को खत्म कर देना चाहिए। और जो हमारा आगे जाके 1935 का एक्ट आएगा, 1935 का जो एक्ट आएगा वो डायरकी को खत्म कर देगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी हम 1935 का एक्ट पढ़ेंगे, मैं उसमें भी आप लोगों को ये चीज पढ़ाऊंगी। अब अगला जो हमारा फीचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फीचर है फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शंस। पहली बार, फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस आए। एंड लिमिटेड फ्रेंचाइजी वॉज ग्रांटेड। लिमिटेड लोग ही वोट दे सकते थे, ऑल्दो मतलब कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार मिला था। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स पेड। जो लोग टैक्स देते थे, एजुकेशन के बेसिस पर, पॉवर्टी वगैरह के बेसिस पर कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया था। द इलेक्टोरेट वॉज कंसिडरेबली एनलार्ज। जो इलेक्टोरेट था उसे बढ़ा दिया गया था, मतलब अब थोड़े ज़्यादा लोगों को, पहले से थोड़े ज़्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया था। 5.5 मिलियन फॉर द प्रोविंशियस। प्रोविंशियल लेवल इलेक्शंस के लिए 5.5 मिलियन लोग वोट दे सकते थे। एंड 1.5 मिलियन फॉर द इम्पीरियल लेजिस्लेचर। और जो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेचर थी उसके लिए 1.5 मिलियन लोग वोट दे सकते थे।
अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। लास्ट में जाके मैं आप लोगों के सभी फीचर्स को समराइज करा दूंगी, पॉइंट्स में आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन अभी डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि डिटेल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का बाई कैमरल सिस्टम एट द सेंटर। सेंटर लेवल पर हमारा बाई कैमरल सिस्टम आ गया था, मतलब दो हाउसेज आ गए थे। जैसे आज के टाइम में हमारे पास दो हाउसेज होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इसी तरीके से उस टाइम पर भी दो हाउसेज आ गए थे। द सेंट्रल लेजिस्लेचर, जो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेचर होगी, वुड कंप्राइजेस टू चैम्बर्स, उसमें हमारे दो चैम्बर्स होंगे, दो हाउसेज होंगे। द काउंसिल ऑफ स्टेट, जैसे कि आज के टाइम में हमारी राज्यसभा होती है, उस टाइम में आई थी द काउंसिल ऑफ स्टेट। एंड द इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि आज के टाइम में लोकसभा होती है, उस टाइम पर आई थी द इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस इन द बाईकैमरल सिस्टम वर डायरेक्टली चूजन, और जो ज़्यादातर मेंबर्स थे वो डायरेक्टली चूजन थे, डायरेक्टली इलेक्टेड थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिकैमरल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो बाईकैमरल सिस्टम है वो सेंट्रल लेवल पर आया था, प्रोविंशियल लेवल पर क्या था, यूनिकैमरल, सिर्फ एक ही हाउस था। आज के टाइम में भी ज़्यादातर हमारे जो स्टेट्स हैं उनमें यूनिकैमरल सिस्टम है, मतलब एक ही हाउस होता है कुछ स्टेट्स को छोड़कर। तो उस टाइम में भी जो हमारा प्रोविंशियल लेवल पर यूनिकैमरल सिस्टम था, एक ही हाउस हुआ करता था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जिसे हम जानते थे। अब हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज एम्पावर्ड टू एनेक्ट लॉज ऑन एनी मैटर फॉर होल ऑफ इंडिया। सेंट्रल लेजिस्लेचर जो थी हमारी, पूरी इंडिया को लेकर कोई भी लॉ बना सकती थी, कोई भी लॉ एनेक्ट कर सकती थी पूरी इंडिया के लिए। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में सेपरेट इलेक्टोरेट आए थे, किसके लिए, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। अब ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला प्रोविजन था, इसे रिटेन रखा था। सेपरेट इलेक्टोरल प्रोविजन ऑफ मॉडले मिंटो वॉज रिटेन, इसे एज इट इज रखा था मुस्लिम्स के लिए, और इसे बढ़ा दिया गया था कुछ और कम्युनिटीज के लिए, जैसे कि सिख्स के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए इसे बढ़ा दिया गया था। तो आप लोग को याद रखना है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के टाइम पे ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए आया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये मुस्लिम्स के साथ साथ सिख्स और एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन। सीट्स वर रिजर्व फॉर नॉन ब्राह्मण्स, जो हमारे नॉन ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स को छोड़ के अदर कम्युनिटीज के लोग, उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई थी, कहाँ पर, मद्रास में। एंड डिप्रेस्ड क्लास वर ऑफर्ड नॉमिनेटेड सीट्स, और जो हमारे डिप्रेस क्लास के लोग थे उन्हें नॉमिनेटेड सीट्स में से कुछ सीट्स दे दी जाती थी लेजिस्लेचर में। तो डिप्रेस क्लास के लोगों को, अब रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। द रेवेन्यू रिसोर्सेज वर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, जो हमारे रेवेन्यू थे, जो पैसा आता था सरकार के पास, वो दोनों में डिवाइड होने लगा था, सेंटर में और प्रोविंसेस में। द लैंड रिवेन्यू गोइंग टू द प्रोविंसेस, जो हमारा लैंड रिवेन्यू था वो प्रोविंसेस को जाता था। एंड द इनकम टैक्स रिमेनिंग विद द सेंटर, और जो इनकम टैक्स था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन पावर टू समन प्रोरोग्यू डिसॉल्व द चैम्बर्स। मैंने आप लोगों को बताया कि अभी हमारा बाई कैमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, जो हमारे गवर्नर जनरल थे उन्हें ये पावर थी, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, कि वो किसी भी हाउस को सम्मन कर सकते हैं, प्रोरोग्यू कर सकते हैं, इवन डिसॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, और ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, जो कि आज हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं, ये गवर्नर जनरल के पास पावर्स थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दस डिस्पाइट रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर लिस्ट, गवर्नर जनरल डिसीजन वॉज फाइनल। देखिए, लिस्ट तो डिवाइड कर दी थी, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट, लेकिन फिर भी
गवर्नर जनरल का जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। एक तरीके से गवर्नर जनरल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी गई थी। द नंबर ऑफ इंडियंस इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज इंक्रीज्ड। देखिए, जो हमारे वाइसरॉय होते थे या फिर गवर्नर जनरल होते थे, उन्हें एडवाइस करने के लिए एक बॉडी हुआ करती थी। उसे हम या तो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नाम से भी जानते हैं या फिर हम उसे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, जो कि वाइसरॉय को एड किया करती थी, एडवाइस किया करती थी, सिमिलरली गवर्नर जनरल को भी एड एंड एडवाइस किया करती थी। तो उस काउंसिल में इंडियन मेंबर्स के जो नंबर हैं वो बढ़ा दिए गए थे। 3 आउट ऑफ द 8 मेंबर्स, वो 8 मेंबर की काउंसिल थी, उसमें से 3 इंडियन मेंबर्स को अब रखने लगे थे। तो जो इंडियन मेंबर्स के नंबर्स हैं उन्हें बढ़ा दिया गया था। However, the council still remain at the best an advisory body। लेकिन वो जो काउंसिल थी अभी भी एक एडवाइजरी बॉडी थी, जो फाइनल डिसीजन होता था वॉइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल का ही हुआ करता था। उनके पास कोई रियल पावर नहीं थी। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की क्या क्या सिग्निफिकेंस थे, क्या क्या इंपॉर्टेंस थी। इट एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। पहली बार भारत में लोकतंत्र की शुरुआत हो गई थी। एंड द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। और अब हम धीरे धीरे डीकोलोनाइजेशन की तरफ चल रहे थे, मतलब ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल है वो हमारे ऊपर धीरे धीरे कम होना शुरू हो रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट शोड इट्स इंटेंशन ऑफ ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाई जाए। भले ही वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहे, लेकिन एक जिम्मेदार सरकार लाई जाए जो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लोगों के लिए जवाबदेह हो। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एक्ट ऑल्सो अलाउड ब्रिटेन टू यूज प्रिंसली स्टेट्स। इस एक्ट का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था कि ब्रिटिशर्स प्रिंसली स्टेट्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वो कैसे? देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन किनको दी जा रही थी? प्रिंसली स्टेट्स को। टू ऑफसेट द ग्रोइंग पावर ऑफ नेटिव पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी पावर बढ़ रही थी, तो उनकी पावर को कम करने के लिए ब्रिटिशर्स ने किसका यूज किया? प्रिंसली स्टेट्स का यूज किया। प्रिंसली स्टेट्स को काउंसिल ऑफ स्टेट्स में रिप्रेजेंटेशन दे दिया। उससे ये लग रहा था कि ब्रिटिशर्स इंडियन मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ज्यादा इंडियंस को इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट थे ये ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल थे और ब्रिटिशर्स कुल मिलाकर अपना ही फायदा देख रहे थे, अपने ही हक में काम कर रहे थे। और जो यहाँ की नेटिव पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी पावर को कम करने की कोशिश में लगे हुए थे। वन इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द रिफॉर्म वॉज दैट, इस रिफॉर्म के जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आए हैं 1919 में रिफॉर्म्स, इनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ, डिमांड बाय नेशनलिस्ट फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट और होम रूल कुड नॉट बी टर्म्ड एज सेडिशियस। अगर जो इंडियंस हैं, जो यहाँ के लोग हैं, सेल्फ गवर्नमेंट या फिर होम रूल की डिमांड रखते हैं, स्वराज की डिमांड रखते हैं, तो उसे देशद्रोह नहीं माना जाएगा। इससे पहले क्या था कि सेल्फ गवर्नमेंट या फिर होम रूल की डिमांड को देशद्रोह माना जाता था और जेल भेज दिया जाता था। बाल गंगाधर तिलक पर भी सेडेशन के चार्ज लगे थे और उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया था। तो अब क्या होगा, अगर कोई इंडियन होम रूल की डिमांड रखता है तो उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। Since the attainment of self-government for Indians now officially become government policy। अब जो हमारा सेल्फ गवर्नमेंट का एम है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी में ही आ गया था, जो कि अगस्त डिक्लेरेशन में मैंने आप लोगों को बताया था। अब आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जो फीचर्स हैं उनके नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट में कैसे नोट्स बनाने हैं मैं बताती हूँ आप लोग को। कॉपी और पेन उठाकर लिखना शुरू कर दीजिए, अभी तक हमने डिटेल में पढ़ा था। तो सबसे पहला पॉइंट है, प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी आ गई थी।
डायरार्की आई थी कौन से लेवल पर? प्रोविंशियल लेवल पर। जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइड कर दिए गए थे रिजर्व सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस आए थे, याद रखना है। बाई कैमरल सिस्टम आया था सेंट्रल लेवल पर, बाई कैमरल सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल, याद रखना है ये चीजें। प्रोविंशियल लेवल पर नहीं आया था, सेंट्रल लेवल पर आया था। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो बढ़ा दिया गया था, पहले मुस्लिम्स के लिए था, अब सेपरेट इलेक्टोरेट सिख्स और एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया था मुस्लिम्स के साथ साथ। जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं वो डिवाइड कर दी गई थी सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में। गवर्नर जनरल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी गई थी, सम्मन करने की, प्रोरोग्यू करने की, डिसॉल्व करने की, दोनों में से किसी भी चैम्बर्स को ऑर्डिनेंस लाने की पावर्स दी गई थी, और जो फाइनल डिसीजन होगा वो गवर्नर जनरल का होगा। तो आप लोग लिख सकते हैं गवर्नर जनरल के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी। इसके अलावा जो वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 3 इंडियन मेंबर्स को लिया गया था 8 में से। फ्रेंड्स, ये हमारे इम्पोर्टेंट फीचर्स थे। आप लोग इतने से ही नोट्स लिखिएगा 5 से 6 लाइन में, और आप लोगों को डिटेल में याद रहने वाला है। थोड़ी सी चीज़ें और ऐड कर लीजिएगा रिमेंबर करने के लिए। मैंने आप लोगों का शॉर्ट में रिवाइज करा दिया और बता दिया नोट्स भी कैसे बनाने हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी पसंद आई है, समझ में आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा, आप लोगों की रेटिंग्स का मुझे वेट रहेगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।